अभी तक जो है हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ ली, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, टीसी साइकिल में जाता है और इसके अलावा एटीपी वगैरह की प्रोडक्शन होती है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एनएडीएच बन रही होती हैं और जो एनएडीएच हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास टीसी साइकिल वगैरह के अंदर बन रही होती है वो एनएडीएच ने जो है मेलियर शटल के थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करना होता है, वहाँ से एटीपी की प्रोडक्शन करवानी होती है। ये सब हम जो है पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे हम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे हम रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन जो होती है किस तरीके से होती है ना, ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेट होती है सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे, यानी कि सबस्ट्रेट जो है हमारे पास कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज होता है, क्योंकि उसने हमारे पास लाइसिस करनी होती है, ब्रेक डाउन करना होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट कितना ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होगी, ज़्यादा होगी कम होगी। इसके अलावा एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन मतलब लाइक जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना उनकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो रही होती है। एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन होगी, डीफॉस्फोराइलेशन होगी, वो सॉरी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएगा हमारे पास फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर क्या होगा, लाइक कि कोई भी सबस्ट्रेट का या फिर जो रिएक्शन टेक पार्ट कर एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर क्या होगा, लाइक कि कोई भी एंजाइम वगैरह जो एलोस्टेरिक एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे, यानी कि कोई भी सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो आकर इंक्रीज़ करवा देगा या डिक्रीज़ करवा देगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। तो हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन में आ जाएगा। इसके अलावा रिप्रेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। रिप्रेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस यानी कि जीन लेवल पे किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी या फिर वो नहीं बन रहा प्रॉपर, बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या ग्लाइकोलाइसिस कमियाँ ज़्यादा हो सकती है। तो ये रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, और सॉरी रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं या रेगुलेटरी करने के लिए कुछ जो नीड होती हैं चीज़ों की वो होती हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, हमारे पास हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और इसके अलावा पायरुवेट काइनेज होता है। ये इरिवर्सिबल स्टेप्स के एंजाइम होते हैं और यही एंजाइम हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। फर्दर इन अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस और हेक्सोकाइनेज देख लेते हैं और इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ग्लाइकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोकाइनेज जो होता है, ग्लूकोकाइनेज सॉरी ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर और बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के अंदर। इसके अलावा ये स्पेसिफिक होता है ग्लूकोज के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही को मतलब ग्लूकोज ही के अंदर वर्क करेगा, ग्लूकोज ही पर वर्क करेगा। इसके अलावा ओकर्स इन ऑल टिश्यूज़, ये हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है ये हमारे पास सारे के सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है टिश्यू सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ये एक्टोन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये हमारे पास हेक्सोकाइनेज जो है ये तीनों पे वर्क कर सकते हैं। और ग्लूकोकाइनेज जो होता है ये इंड्यूस बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ होगा तो इसी वजह से जो है ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट होगा और ये फिर हमारे पास क्या करवा रहा होगा, एक्टिव होकर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाएगा। ये हमारे पास लिवर का एंजाइम होता है। दूसरा जो हमारे पास होता है ये हमारे पास हेक्सोकाइनेज होता है, ये नॉन इंड्यूस बाय इंसुलिन। इसका एंजाइम इसका इंसुलिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इंसुलिन ज़्यादा हो कम हो, हेक्सोकाइनेज को जितनी सा वर्क करना है वो ऐसे ही वर्क करेगा। और इसके अलावा जो ग्लूकोकाइनेज होता है इसकी जो है लो एफिनिटी फॉर ग्लूकोज, ये बहुत मतलब जल्दी से अपने तरफ ग्लूकोज को अट्रैक्ट नहीं करता। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये ग्लूकोज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। हेक्सोकाइनेज तभी एक्टिवेट होगा जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी, और वो तब होगी जब हम वेल फेड कंडीशन में होंगे। वेल फेड कंडीशन में होंगे तभी हमारे पास इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा होगा। जो हेक्सोकाइनेज होते हैं इसकी हाई एफिनिटी होती है ग्लूकोज को लेकर, तो इस वजह से जो है हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज कम भी होगा तो ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और एटीपी की प्रोडक्शन करवाएगा। यहाँ पर जो ग्लूकोकाइनेज होती है इसकी हाई केएम होती है ना, यानी कि वेलोसिटी। जो हमारे पास हाई केएम जो होती है वो ग्लूकोकाइनेज की हाई केएम होती है और इसके अलावा हेक्सोकाइनेज होती है उसकी लो केएम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है उसे हम कहते हैं केएम। इसके अलावा एक्ट्स ओनली व्हेन ब्लड ग्लूकोज जो है जब हमारे पास ग्लूकोकाइनेज जो है वो ये बताया वेल फेड कंडीशन के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा तभी हमारे पास ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट होगा और ये क्या करवाएगा, ग्लूकोज को ट्रैप करवाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाएगा, प्रिवेंट करता है ये हाइपरग्लाइसीमिया। इस वजह से जो है ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोकाइनेज जो है प्रिवेंट करता है हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ग्लूकोज होगा तब एक्टिवेट होगा और ये हमारे पास जो लीवर सेल्स और बीटा सेल्स और पेंक्रियाज है उसके अंदर ग्लूकोज को ट्रैप कर देगा और जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। हेक्सोकाइनेज जो होता है इसके अंदर इनहेबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जितना ज़्यादा बनते जाएंगे और ये फिर उनको आकर फर्दर इस वाले एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देंगे ताकि ये फर्दर काम ना करे। एक्स बीटा ब्लड ग्लूकोज लेवल जब कम होगी तभी ये वर्क करेगा। इसके अलावा ग्लूकोज यूटिलाइज बाय ऑल सेल्स, ये हमारे पास सारे के सारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का रेगुलेटरी फंक्शन भी था और ये किस तरीके से उनका डिफरेंस है वो भी था। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास होता है एंजाइम होता है रेगुलेशन ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1।